चलिए, अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, कितना जरूरी है, सिर्फ लोकतंत्र चुनाव तक ही सीमित है या फिर लोकतंत्र चुनाव होने के बाद आगे की भी एक कोई प्रक्रिया होती है। बहुत कुछ देखा था हमने लोकतंत्र के बारे में। दूसरा चैप्टर हमने देखा संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में हमने क्या देखा था, कई मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के बारे में भी हमने पढ़ा था, अन्य देशों के संविधान निर्माण और भारत के संविधान निर्माण में अंतर भी हमने देख रखे हैं। उसमें हमको इतना पता चल गया कि संविधान निर्माण में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, संविधान का निर्माण ही क्यों किया जाता है, संविधान का लोकतंत्र के साथ क्या रिश्ता है। 2 चैप्टर हमने इसी बेस पे पढ़े हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2 चैप्टर तैयार किए अभी तक। ठीक है, ये वाला चैप्टर है चुनावी राजनीति। इसमें शुरुआत होगी कि चुनाव क्यों होगा, चुनाव क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है कहानी के रूप में हरियाणा विधानसभा चुनाव दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या है कि आधी रात के बाद का समय है। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए। ये नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले थे। 76 वर्ष के हैं भैया, आजकल जरा भी इनके पास फुर्सत नहीं है। राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है, चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का माहौल बना हुआ है, जगह जगह इनको भाषणबाजी अपना प्रोग्राम करना पड़ रहा है। ठीक है, 1987 में राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक अखबार में खबर रहा है। 82 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी राज्य में, मतलब हरियाणा में। तब विपक्ष के नेता हुआ करते थे चौधरी देवीलाल। इन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। ये जो न्याय युद्ध एक आंदोलन है, इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम रहा है चौधरी देवीलाल। कब का बात है तो ये है 80 के दशक की बात है भाई। ठीक है, किसके विपक्ष में हुआ था तो कांग्रेस के विपक्ष में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमें याद रखना है। आंदोलन का नेतृत्व किया, लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज भी माफ कर देंगे। मतलब वादा किया उन्होंने ऐसा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। लोग तब की सरकार से नाखुश भी थे, वो देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हो गए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिया। लोकदल सहयोगी पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत गई। 76 सीट पर जीत मिली उनको 90 में से। लोकदल को 60 सीटें मिली, स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ से 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। यही होता है, नई पार्टी का गठन होता है, पुरानी सरकार गिर जाती है। पुरानी सरकार जो मुखिया होते हैं वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं। हर जगह हमेशा ऐसे ही होता है ना। लेकिन एक बात और याद रखना, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं किया जाता है ना, कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। लेकिन जरूरी ये है कि बाद में मतलब 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए उसे, है ना। ये चीज हम आपको बताए हैं। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगला चुनाव 1991 में हुआ। इस बार पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बना दी। ये क्या है, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, उनकी पार्टी आई तो उनकी पार्टी गई, उनकी पार्टी आई तो उनकी पार्टी चली गई। ये क्या है, इसी को तो बोलते हैं लोकतंत्र। क्यों पढ़ती भाई, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती भाई, सभी पार्टी वाले ये काम करते हैं। जो पार्टियां होती ना वो एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगी रहती हैं। ठीक है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते, पर हमें जो लोकतांत्रिक नहीं वहां भी चुनाव होते हैं क्या। जैसे हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था पहला वाला चैप्टर में, पाकिस्तान के बारे में बताया था। वो लोकतंत्र अपने आप को लोकतंत्र बताने का प्रयास करता है। चीन के बारे में बताए थे
किसी एक बड़ी पार्टी से छोटी पार्टियों को क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि अगर सारे लोग रोज साथ में बैठे, सारे फैसले मिलजुल कर लें, अगर सारे लोग रोज साथ में बैठे, सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। पहले वाले ही चैप्टर में ये बात भी हो गई थी कि अगर हम पूरे देश के लोगों को बुलाएं कि चलो भाई कानून बनाना है, तो पूरे देश के लोगों को एक साथ कहाँ बैठाएंगे? उतनी बड़ी जगह होनी चाहिए एक साथ बैठने की। दूसरी बात यह है कि सब लोग कानून बनाने में इतने निपुण हों, इतने कुशल हों, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि साक्षरता का लेवल वो तो है नहीं कि सब लोग कानून बनाने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अपने भारत की ही अगर बात करें, मजदूरी करते हैं, 200 रुपए दिहाड़ी वाली मजदूरी भी करते हैं, तो अपना काम छोड़ के कब तक कानून बनाने के चक्कर में बैठे रहेंगे? ठीक है, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले का फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय हो सकता है पूरे देश को या किसी राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए और वहां पर प्रतिनिधियों को चुनाव के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। लोग चुनाव लड़ेंगे, मतलब वो चुनाव लड़ेंगे, लोग वोट देंगे और अपना प्रतिनिधि वो सब चुन लेते हैं फिर। ठीक है, तो जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके उनको असेंबली में भेज देती है। जो नेता उस विधानसभा चुनाव से, विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से आता है, मतलब ये है उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन है? तो उस क्षेत्र का नेता वही है जो चुनाव में जीत कर आया है। ठीक है, क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? एक जगह के बारे में कल्पना कर लेते हैं तो जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या फिर ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं। हम यह कैसे पता करेंगे लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं पसंद है? अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम है चुनाव, इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कितने तरह से चुनाव करते हैं भाई? वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, सरकार बनाने बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वो सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़े थे, चिली में भी चुनाव हो रहा था, पाकिस्तान में भी चुनाव कराया गया था, चीन में भी चुनाव करवाया गया था, सब जगह चुनाव करवाए गए थे। तो क्या उन सब जगहों पे जो चुनाव करवाए गए थे वो सब लोकतांत्रिक थे? और अगर नहीं थे तो उसका आधार क्या है? क्यों आपने बोला कि वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं थे? क्योंकि जो चिली में चुनाव हुए उसमें हमको ये पता चला कि सबको बराबर का मौका नहीं मिला, है ना। कोई एक पार्टी रही है, उसी की सरकार बार बार बनती है, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसी की सरकार बननी है। पाकिस्तान में क्या समस्या रही चुनाव में? वहां तो चुनाव हुआ जनमत संग्रह के आधार पर हुआ, लेकिन वहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि जो थे वो सरकार की, मतलब शासन प्रणाली का अंग नहीं थे, मतलब शासन प्रणाली चलाते नहीं थे, शासन को चलाने वाले कोई और थे। ये सब तो सिर्फ एक दिखावा था। चीन में क्या था? चीन में एक बड़ी पार्टी है, उस बड़ी पार्टी से, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं, उस बड़ी पार्टी से सभी छोटी पार्टियों को परमिशन लेनी पड़ती है चुनाव लड़ने से पहले कि हम चुनाव लड़ लें कि ना लड़े। और अगर उनको परमिशन मिलता है तो सिर्फ इस बात के लिए मिलता है कि जीतने के बाद हमारी मदद करेंगे आप लोग। उस बेस पर उनको क्या मिलता है? परमिशन, कि भाई ठीक है आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव कई तरह से होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहां तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते थे। देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी
न्यूनतम शर्त। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, मतलब हर किसी को मताधिकार होना चाहिए, हर किसी के मत का समान मोल होना चाहिए। पहली चीज तो ये है, लोकतांत्रिक चुनाव हो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों में पहली शर्त यही है कि चुनाव करने की सुविधा सभी के पास होनी चाहिए भैया, मताधिकार होना चाहिए, महिला हो पुरुष, बूढ़ा हो या जवान, है ना, गरीब हो या फिर अमीर, सबके वोट का वैल्यू वैल्यू जो होता है वो मूल्य एक ही होना चाहिए। पहला हो गया। दूसरा क्या है, चुनाव में विकल्प भी होने चाहिए, विकल्प उपलब्ध रहने चाहिए, तभी वो लोकतांत्रिक माना जाएगा। विकल्प क्या है, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, हमारा मानना है कि ये वाली पार्टी नहीं, ये वाली पार्टी अच्छी सरकार चलाएगी, हम उसको भी वोट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए, इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, रुझान भी आएगा, इंतजार भी रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही पार्टी है, उसी को चुनाव लड़ना है, उसी को प्रचार करना है, उसी को फिर सरकार बनानी है, कोई कंपटीशन का माहौल है। तो दूसरा है, विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो, वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। कई सारी पार्टी होनी चाहिए, कई सारे उम्मीदवार आएंगे, तो जनता के सामने भी विकल्प रहेगा। तीसरा क्या है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मध्यावधि चुनाव आ रहा, हर साल तो जनता चुनाव में ही परेशान हो जाती है, जब देखो तब चुनाव आ रहा है, जनता भी उब जाती है, अब रहने दो, अब नहीं जाएंगे चुनाव वोट देने। 5 साल में मतलब एक समय अंतराल ऐसा होना चाहिए कि उसी पे चुनाव होते रहना चाहिए, तो जनता को भी लगेगा कि चलो सब एक बार जुट के वोट दे ही देते हैं। निश्चित समय अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, मतलब नियमित अंतराल चाहिए भाई लोकतांत्रिक चुनाव के लिए। ऐसा भी नहीं है कि एक बार सरकार बनी फिर 15-20 साल फुर्सत, चलो फिर एक बार मूड बना सरकार का, फिर से बोला भाई आप चुनाव करवा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा क्या है, चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ठीक है, ये शर्तें क्या, ये शर्तें बहुत आसान भी हैं भाई, सरल भी लग सकती, लेकिन अनेक देश ऐसे जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज होती है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। चुनाव का मतलब क्या होता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप से राजनीतिक पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है। प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। क्या नुकसान हो सकते भाई? हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। क्या होता है? विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं, वही बताए थे। ठीक है, पार्टियां उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा भी नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी बड़ी कुर्सी, ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम होता है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना भी हो, उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे।
ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यावहारिक तरीका है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार भी दिया जाए। जैसे अभी एक जब चुनावी मुकाबले का की चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है, तो उसमें क्या होता है, उसका फायदा दलों को मिलता है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक नेता, उनको मिलता है। और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वो अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। ठीक है, अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, चुनाव की हमारी क्या प्रणाली है? भारत में चुनाव कैसे होता है भाई? भारत में पहले क्षेत्रों का विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये पहले क्या किया जाता है हमारे यहां? क्षेत्रों को बांट दिया जाता है। फिर मतलब क्षेत्र का निर्धारण हुआ, फिर उम्मीदवार का निर्धारण होगा, है ना, यही सारी चीजें होती हमारे यहाँ। तो इसमें क्या करते हैं, लोकसभा और विधानसभा भंग होती है, फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में। अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें 7 चरण होने वाले हैं। क्यों ना एक ही दिन में चुनाव करवा दिया गया जाता, एक दिन में भी चुनाव हो सकता है। हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है। शायद आपको भी मालूम हो कि ऐसा नहीं होता है। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली से काम करते हैं, ये बात याद रखनी है। हमारे यहाँ कैसे काम होता है? क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर। हाँ बिल्कुल, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है ये भी आपको पता हो गया। इस क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। ये कब तक के लिए 543 सीटें रखी गई हैं? कब तक के लिए निर्धारित? 2026 तक। 2026 तक है। चलो ध्यान रखना। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है। हमारे यहाँ क्या है? हर वोट का बराबर मूल्य है भाई। इसलिए हमारे संविधान में व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। ऐसी कोशिश की जाती है कि हर क्षेत्र में मतदाता जो हो वो समान तरीके से ही हो भाई। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ध्यान रख, पंचायतों और नगरपालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाता है। पंचायत का चुनाव होगा तो वार्ड में दिखेंगे हम। संसद की बात होगी, संसद या विधानसभा की बात होगी, निर्वाचन क्षेत्रों की बात आएगी इसमें। ठीक है, और जो वार्ड होते हैं ना, ये छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत नगरपालिका के एक सदस्य का चुनाव होता है। प्रत्येक वार्ड से होता, भाई याद रखना। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, मतलब यह है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे होंगे। भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है भाई। ठीक है, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। ऐसा हो सकता है। संभव है कि चुनाव लड़ने जीतने के लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। यह भी हो सकता है।
संसाधन वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र भी कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक भी होगी। मतलब यहां पे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र मजबूत हो, इसके लिए जरूरी है देश के हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। देश में रहने वाला प्रत्येक वयस्क नागरिक चुनाव लड़ने का हकदार है, उसको मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है, देश में रहने वाला प्रत्येक वयस्क नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, 18 साल के ऊपर की है, वो वोट देने के लायक है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, गरीब हो या फिर अमीर हो, उस सबके वोट का मूल्य भी एक ही होना चाहिए। तभी क्या होगा, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र जो होगा मजबूत होगा। 50% महिलाएं हैं, जब देश की जनसंख्या में 50% हिस्सा है महिलाओं का। इनका प्रतिनिधित्व अगर नहीं दिखेगा तो हम अच्छा लगेगा किसी को? इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है तो कुछ अनुसूचित जनजाति के। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ एसटी वालों में सिर्फ एसटी वाले ही लड़ेंगे। अभी लोकसभा की 84 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए। वर्तमान में ये पूछा गया पेपर में, आपको याद होना चाहिए। 47 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। ये कब की स्थिति है? 26 जनवरी 2019 की स्थिति है। अभी भी यही चल रहा है, उससे ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ा है, चिंता मत करो। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं। इस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती हैं। ये जो आरक्षित सीटें हैं ना, एक विशेष अनुपात के हिसाब से तय की गई होती हैं। विशेष अनुपात के हिसाब से तय की जाती हैं, ये भी बात याद रखने की जरूरत है। ठीक है, कमजोर समूह के आरक्षण की व्यवस्था बाद में जिला स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में ग्रामीण, पंचायत, शहरी, नगरपालिका, नगर निगम, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। हमको एक बात और पता होनी चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं होता है ना, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। ठीक भाई, बस समझ में आ रही है ना? हाँ, ध्यान रखना। हाँ, नगर पालिका ये क्षेत्रीय स्तर वाले में हो सकता है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है स्थानीय निकायों में, ये बात याद रखनी भाई, ऊपर वाले में नहीं। पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि वहां पर उनके जनसंख्या का अनुपात भी अलग अलग है। उस राज्य में ही नहीं, उस राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी आप देखेंगे तो उस जनसंख्या का जो एक विशेष जनसंख्या है उसकी संख्या में अलग अलग रेशियो नजर आएगा आपको हर क्षेत्र में। इस वजह से इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ये यहां पे देख सकते हैं, निकाय में 1/3 सीटें महिलाओं के कर रहे थे बड़ी बेसब्री के साथ। उनको उस दिन करीब 10 सभाएं आयोजित करनी थी, इसलिए उनको देर हो रहा था, है ना। फिर आते हैं, सभा को संबोधित भी करते हैं, कुछ बातें भी करते हैं। इस दौर में चुनाव के दौरान ही एक शब्द यूज होता है, पार्टी पॉलिटिक्स। सभी पार्टियां क्या करती ना चुनाव के दौरान, एक दूसरी पार्टियों पर तंज कसती रहती हैं, एक दूसरी पार्टियों के कमियों को बताती रहती हैं। ठीक है, अपनी छवि को बरकरार रखने, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए ऐसा करती हैं। वही पार्टी पॉलिटिक्स है। मतदाता सूची क्या होता है भाई? चुनाव होने वाला होता है उससे पहले ही आप लोग देखते होंगे गांव गांव में कुछ रजिस्टर लेके कुछ लोग डोलते रहते हैं और वो क्या करते हैं, देखते हैं कौन मतदाता सूची में जुड़ने वाला है, किसका नाम हटाना है। ठीक है, हमारे यहाँ 18 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए एक मतदाता बनने के लिए।
और जिनकी उम्र 18 साल हो जाती है वो मतदाता सूची में शामिल होते हैं। याद रखना है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कदम होता है। महत्वपूर्ण कदम क्यों है भाई? क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त, लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त क्या है? तो वो है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिले। लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त की पूर्ति होती है मतदाता सूची तैयार करने को लेकर, ठीक है। हर किसी को मत देने का अधिकार है, हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए, व्यवहार में ऐसे कहा जा सकता है। और तब तक उसको उसके इस मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कोई ठोस कारण ना हो। ध्यान रखना, कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है कि किसी को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर गरीब होता है, कोई पढ़ा लिखा, कोई कम एकदम अशिक्षित होता है, कोई दयालु तो कोई निर्दयी भी होता है। लेकिन हर कोई इंसान होता है और अपनी जरूरत विचार के अनुरूप समाज में योगदान भी करता रहता है। हमारे देश में 18 साल उससे ऊपर उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। 18 साल 1989 से पहले, 1989 से पहले ये उम्र हुआ करती थी 21 वर्ष, है ना, पहले से पहले। लेकिन इसके बाद में कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, है ना। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन रहा है, जिसके तहत एक प्रावधान किया गया कि 18 वर्ष के सभी नागरिक मतदाता होंगे। नागरिक किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई मतलब नहीं, महिला पुरुष, है ना, किसी भी वर्ग का हो, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे मतदान का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोग, ये थोड़ा ध्यान रखना, अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ खास स्थितियों में ही होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो अपराधी या दिमागी असंतुलन वाले लोग हैं उनको भी वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ कुछ खास परिस्थितियां होंगी, उसको छोड़ दिया जाए तो। चलो, सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ही ये जिम्मेदारी निभाती है ना। अब देखिए, यहाँ पे वोट देने जाते समय मतदाता को पहचान पत्र अपने साथ रखना होता है। पहचान पत्र के रूप में क्या क्या होता है भाई? एक फोटो लगा वोटर आईडी आता था पहले, है ना। उसको हालांकि अनिवार्य नहीं किया गया अभी तक, याद रखना। वो जो वोटर आईडी आती थी उसको अनिवार्य नहीं किया, मतलब कंपलसरी नहीं है वो। आपके साथ वोटर आईडी अगर नहीं है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आधार कार्ड भी होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी होगा वोटर आईडी के अलावा तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीदवारों के नामांकन के बारे में देखें तो लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। एक ही व्यक्ति खड़ा है तो कहां चूज करना है? जाके सीधे वोट देना है। अगर कई सारे लोग हैं, आपके सामने विकल्प है, ये अच्छा नहीं तो वो नहीं तो वो, आपके सामने विकल्प उपलब्ध हैं। लोकतंत्र का एक तरीका यह भी है कि चुनाव में विकल्प मौजूद होने चाहिए, लेकिन सिर्फ विकल्प मौजूद होना ही काफी नहीं है। जैसे हमने जब इस क्लास की पॉलिटी की शुरुआत की थी, हमने एक जो पढ़ा था, तो चीन में भी, जैसे आप लोगों ने सुना था, चीन में भी क्या था? विकल्प मौजूद हो जाता था। चिले वाले में विकल्प मौजूद था। क्या वहां पे वो जो विकल्प मौजूद थे उनको शासन चलाने का अधिकार था? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने बताया था चुनाव के अंतिम दौर में, मतलब कल चुनाव होने वाला है, आज ही बूथ, जो वोटिंग बूथ होते हैं, मतदान केंद्र होते हैं, वो बदल दिए जाते थे। चीन में क्या है? चीन में एक बड़ी पार्टी बैठी हुई है। किसी भी छोटी पार्टी को अगर चुनाव लड़ना है, अपना उम्मीदवार उतारना है मैदान में, तो पहले उस बड़ी पार्टी से जाके परमिशन लेनी पड़ती थी। जाहिर सी बात है, परमिशन लेने का मतलब है कि अगर चुनाव जीत जाती है वो पार्टी, तो फिर उस बड़ी पार्टी के साथ में ही उसको सरकार चलाना है, अपनी सरकार नहीं चलानी है, ठीक है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है। क्या मतदाता उम्मीदवार नहीं हो सकता? उसके लिए थोड़ी सी शर्त अलग है। उम्र, मतदान के लिए उम्र है 18 साल, लेकिन
उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 साल। 25 साल की उम्र अगर आपकी है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। बात समझा? 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन पाबंदी भी बहुत कम मामलों में लागू होती है। ठीक है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन भी मिलता है, उसे बोलते हैं हम टिकट। नामांकन पत्र भरते हैं। नामांकन पत्र के साथ क्या करते हैं, वो कुछ जमानत राशि जमा करते हैं। कई बार आपने सुना होगा चुनाव के बाद इनकी जमानत जब्त हो गई, है ना? जमानत जब्त होते सुना होगा ना आप लोगों ने, किसी की जमानत जब्त हो गई। साथ ही साथ जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दर्ज करना चाह रहा है, नामांकन पत्र भी भरेगा, जमानत राशि भी जमा करेगा। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर एक घोषणा पत्र भी भरवाया जाता है। किसके निर्देश पर? तो निर्देश है भैया सर्वोच्च न्यायालय का, चुनाव आयोग का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। वो जो घोषणा पत्र भरा जाएगा उसमें क्या क्या दिया जाना होता है उम्मीदवार को? उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, साथ ही साथ उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। ठीक है। इनको सार्वजनिक भी किया जाएगा। सार्वजनिक इसलिए किया जाता है ना, ताकि जो मतदाता है ना उनको ये पता रहे जिसको वोट देने जा रहे हैं वो कौन है, कैसा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है, नेता हमारा बढ़िया है कि नहीं है, पढ़ा लिखा कितना है ना, ऐसे कुछ उसके कैरेक्टर का भी पता चलता है फिर। ठीक है। इसलिए इनको सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। ठीक है ना। यहां पे शैक्षिक योग्यता की बात हो रही है। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता क्या होती है? 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी, क्या होता है इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? जैसे मान लो इसमें जो बताया गया है कि मान लीजिए कि एक क्रिकेटर है। क्रिकेटर की क्या योग्यता है? क्रिकेटर की योग्यता है कि वो अच्छा क्रिकेट खेल सकता हो, ये होता है। 8वां 10वां 12वां 15वां पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, एक अच्छा क्रिकेटर होना चाहिए। बात समझे? क्रिकेट खेलने में निपुण है तो वो क्रिकेटर बनेगा। फिर वही कंडीशन यहां भी है नेता जो उम्मीदवारों के लिए भी। उम्मीदवार कौन होगा? उसकी शिक्षा से ना तय किया जाए, बस उसके अनुभवों को देखा जाए। वो जन सेवक के रूप में रहे, जननायक के रूप में अपने आप को समर्पित करे, जनता की सेवा करने वाला होना चाहिए, कामकाज में उसकी अच्छी खासी रुचि हो, है ना। विधायक सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे, और ये काम कर रहे हैं या नहीं इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते रहते हैं। बात समझे? अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो ये जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। इसका मतलब हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना क्या है? लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। अगर हम शैक्षिक योग्यता को लागू कर देते हैं इस चुनाव के मामले में, उम्मीदवारी में, तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा मिल जाएगा कि जो चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं होगा। तो इससे लोकतांत्रिक भावना भी तो आहट हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो वंचित रह जाएंगे। ठीक है। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना आहट होगी। मतलब यह है जो अवसर मिलने की बात है, शैक्षिक योग्यता को लागू कर दिया जाएगा तो जो अवसर मिलने की बात है, अवसर की समानता की बात है, मूल अधिकार, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। समाचार में उम्मीदवारों के लिए बीए बीकॉम बीएससी के स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। ऐसा है क्या? अब यहाँ पे देखिए कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, उनकी विशेषता, भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषता है और उनके सिद्धांत हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 साल और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार प्राप्त है। कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, है ना। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का क्या मतलब हुआ? सभी व्यक्ति पार्टी भी बना सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तभी उत्पन्न होगी। एक मत एक मोल का क्या मतलब है? हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, है ना। चलो,
चुनावी अभियान की बात करते हैं। कोई भी पार्टी होगी भैया जो चुनाव लड़ती है, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। कोई किसी मुद्दे को लेकर आती है, कोई दूसरा मुद्दा लेकर आती है, कोई पार्टी दूसरे मुद्दे के साथ अपना चुनाव प्रचार करती है। सभी पार्टियों के अपने अपने अभियान होते हैं। और याद रखना, जो पार्टियां अपने अपने मुद्दों को तैयार करती हैं उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। बस सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई धार्मिक भावना से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, बस। ठीक है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार, टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें, बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं, लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित भी करती हैं। जैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो उस समय इन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में भाषण क्या दिया था? गरीबी हटाओ। कई बार सवाल भी पूछा गया है, लेकिन एक चीज और याद रखना, ये जो गरीबी हटाओ का नारा है, पूछा गया है कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी। पार्टी ने वादा भी किया कि सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। 77 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया? लोकतंत्र बचाओ, है ना। आपातकाल जो लागू हुआ था, उसके बाद जब चुनाव हुआ उसकी बात है। लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया जनता पार्टी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। वामपंथी दलों ने 77 के ही चुनाव में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया, जमीन जोतने वालों को नारा दिया। 83 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ की तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। सबके अपने अपने मुद्दे रहे। ये लोकसभा के और ये सॉरी इधर ये 2 लोकसभा के हो गए, इधर ये दोनों विधानसभा के क्षेत्रीय मामले हो गए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना चाहिए। ठीक है। सबसे अच्छा होता पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। कौन कौन से काम नहीं करेगी भाई? मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, धमकी देना, ये काम नहीं कर सकती है। उनसे जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख, विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। ये पहले का मामला रहा है। वर्तमान में कितना है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में खर्च करने की सीमा? किसी को पता है? 75 लाख किसमें है? लोकसभा चुनाव में 75 लाख है और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपया है। ठीक है। वर्तमान में स्थिति ये है। ठीक है। ठीक है। चल सर, इसमें आचार संहिता की आचार संहिता है। उस समय कुछ काम रोक दिए जाते हैं। कैसे? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता, आचार संहिता का मामला है। सरकारी वाहन, विमान, अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले, लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये आचार संहिता लागू होने के बाद की बात है। मतदान और मतगणना की बात करें, यह अंतिम चरण आता है, चुनाव का आखिरी चरण है मतदान और मतगणना। आमतौर पर चुनाव का दिन निर्धारित कर दिया जाता है, चुनाव होता है, वोट मतदान किया जाता है, फिर उसके बाद उन सबका वो क्या बोलते हैं, मतगणना भी होती है। फिर जो विजेता घोषित होते हैं उनको, मतलब सबसे ज्यादा वोट जिनको मिलेगा वो विजेता घोषित हो जाएंगे। बात यह है, जब वोट डालने जाते हैं तो मतदान केंद्र कहां बनाए जाते हैं? मतदान केंद्र कहां बनते हैं? मतदान केंद्र किसी स्कूल में बनेंगे, आसपास के जो सरकारी स्कूल होगा उसमें बनेंगे, या फिर सरकारी कोई बिल्डिंग होगी उसमें बनेगा। ठीक है। 2 जगह बनते हैं, किसी के घर में नहीं बनाया जाता है चुनाव मतदान केंद्र। ध्यान रखना इस बात का। आप वोट देने जाते हैं, आपके सामने अब तो बैलेट पेपर नहीं, अब तो वो आ गई मशीन। तो आप जब वोट देने जाते हैं तो आपके उंगली में क्या होता है? स्याही लगा दी जाती है, उससे पहचान होता है कि आपने वोट डाला है। फिर आप अपने मर्जी मुताबिक जो आपको पसंद है, जो मतलब उस उम्मीदवार को आप वो बटन दबाएंगे, निशान के सामने वाली बटन दबा के आपका वोट कंप्लीट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट पड़ता है। अब एक सवाल ये होता है कि भारत में जो चुनाव है
वो बहुत महंगा चुनाव है, भारत का चुनाव बहुत महंगा है। क्या बात सही है? तो इन्होंने यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए। ठीक है, 3500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अगर हिसाब लगाया जाए तो मतदाता सूची में जितने भी नाम दर्ज किए गए थे वो 40 रुपए के हिसाब से प्रत्येक मतदाता के पीछे 40 रुपया खर्च हुआ था। बात समझे? 2014 की बात है। सभी पार्टी उम्मीदवार का कुल खर्च 30,000 करोड़ हुआ होगा। मान लिया जाए कि सभी पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने मिलकर कितना खर्च किया था? 30,000 करोड़ रुपया। तो भी हर एक मतदाता के पीछे 500 रुपया करीब खर्च हुआ। लेकिन यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए, देखिए चुनाव क्या है? चुनाव हमारी जनता पर, खास करके गरीब लोगों पर एक बोझ बताते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता है। ऐसे कुछ खर्चों की तुलना इन्होंने की है। जैसे एक खर्चा उन्होंने बताया 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया था। उस परमाणु पनडुब्बी की जो कीमत रही है, एक पनडुब्बी की कीमत रही है 3,000 करोड़ रुपए। मतलब 5 की कीमत कितनी हुई? 15,000 करोड़ रुपया। एक और एग्जांपल दिया, 2010 में जब भारत में राष्ट्रमंडल खेल हुआ तो उस समय 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो चुनाव कहां महंगे हैं? क्योंकि चुनाव तो एक ऐसा फैसला है ना कि जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जनता की भावनाओं की कदर होती है ना? जनता को भी मौका मिलता है। एक बात समझ रहे ना? यह मशीन के ऊपर उम्मीदवार के नाम, ठीक है, हो गया। मतदान हो जाए फिर सभी वोटिंग मशीन को सील बंद कर दिया जाएगा, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाता है। एक चीज आप लोग, ठीक है, सभी दलों के एजेंट रहते हैं। जब चुनाव होता है ना तो उस समय देखेंगे तो सबके अपने अपने एजेंट अंदर में रहेंगे। अंदर से ही पता चलता रहता है, अच्छा किसको वोट ज्यादा जा रहा है, किसको कम जा रहा है। रुझान यहीं से पता चलता रहता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत फहमी में हो जाते हैं। वो गलत फहमी कैसी होती है कि सबको अपना ही कैंडिडेट ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आता है ना? वहां पे सही ढंग से चुनाव हो रहा है, सही ढंग से वोट डाला जा रहा है, कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। इस काम की देख रेख करते हैं एजेंट, उम्मीदवारों के जो एजेंट होते हैं। बात समझे? चलो, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम चुनाव में गड़बड़ी धांधली के बारे में पढ़ते रहते हैं, अखबार, टीवी चैनल, खबर में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा होती है, आरोप भी लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ गड़बड़ियों की सूचना होती है। जैसे कौन सी गड़बड़ी मिलेगी आपको? फर्जी वोट डालने की आपको गड़बड़ी मिल सकती है। और पहले तो बैलेट पेपर होता था तो उसका बक्सा लेकर भागते हुए भी आपको पता चलता है कि वो बक्सा उठा के पानी में फेंक दिया गया या उस बक्से को आग लगा दिया गया। ऐसा भी आप लोग गड़बड़ी सुने होंगे। मशीन है तो मशीन का क्या है? कभी आपने ये भी सुना होगा, मशीन लेकर वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी में जा रहा था, मशीन लेकर वो जा रहे थे, मशीन उनके साथ पकड़ी गई। तो शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा अधिकारियों के दुरुपयोग, ऐसी भी खबर आपको मिलेगी। अमीर उम्मीदवार बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, ये भी आपको गड़बड़ी सुनने का मौका मिलता है। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान करवाना, ये सारी चीजें आपको सुनने में मिलती रहती हैं चुनाव के दौरान, धांधली और गड़बड़ी के रूप में। ऐसे अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने, टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो ये बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? एक महत्वपूर्ण सवाल है, आइए सवाल पे देखते हैं। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग, इन सब काम के लिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, कोई धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, उसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ठीक है ना? ऐसे कुछ सवाल इसमें आते हैं आपके पास। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। आपके सामने एक सवाल हो सकता है, जो स्वतंत्रता न्यायपालिका को प्रदान है, बिल्कुल वही स्वतंत्रता डैश करके दे दिया जाए निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग भी एक ऑप्शन रहे, उसमें महान्यायवादी भी एक ऑप्शन हो जाए, मतलब ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए, तो उस मामले में निर्वाचन आयोग सही उत्तर होगा आपका, है ना? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है।
निर्वाचन तक की बात है। उनके जिस दिन उनकी नियुक्ति हो जाएगी, जिस दिन उनकी नियुक्ति हो जाएगी, उसी दिन उसके बाद से वो ना तो राष्ट्रपति और ना ही सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। ठीक है, याद रखना। अगर शासक पार्टी सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी सर लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस किए ना। मतलब जो चयन समिति बनाई जाएगी राष्ट्रपति के नेतृत्व में, हाँ, और राष्ट्रपति के अंडर में चयन समिति बनेगी। 2 लोग होंगे उसमें, प्रधानमंत्री और नहीं सर, हाँ प्रधानमंत्री लोकसभा का सबसे बड़ा जो विपक्ष का नेता है वो रहेगा, और एक प्रधानमंत्री के अंडर में कोई भी मंत्री रहेगा जो जिसको वो चाहेंगे, ठीक है। वो कोई भी मंत्री हो सकता है। लेकिन जिसके तहत अभी बनाया गया है, अभी अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसमें अभी जो चयन समिति में थे वो प्रधानमंत्री थे और सहकारिता मंत्री थे हमारे अमित शाह जी, और ये लोकसभा के विपक्ष का एक जो नेता था वो था। लोग नाम नहीं आया है उसका, क्योंकि आपने जो पीडीएफ भेजा था ना मुझे कि चयन समिति करेगी और उसमें प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के अंडर में एक उनका मंत्री होगा जो भी होगा, और एक लोकसभा का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता। ठीक है, राष्ट्रपति करते इनका चुनाव, नियुक्त हो जाए तो उसके बाद वो जवाबदेह नहीं रहते हैं। इनको हटा पाना लगभग असंभव है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, क्योंकि हमने बताया है इनको हटाने का तरीका वही बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है। ठीक है, दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें क्या, निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की, कई बार इनके अधिकार भी बात होती है, तो निर्वाचन आयोग के क्या क्या अधिकार हैं, अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है निर्वाचन आयोग। आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा भी देता है। फिर चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, ये बात याद रखना, आया हुआ पेपर में। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। अगला क्या है, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण ना होकर उस दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। ये कुछ चीजें हैं, इनको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया है। साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए, ये नॉर्मल बात हो गई है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने पड़ते। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ये सब चीजें संभव नहीं थी। यहाँ पर ये 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी हुई है, यहाँ कुछ ऐसी बातें की गई हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसे। चुनाव में लोगों की भागीदारी कैसी होती है, कैसे तय किया जाता है कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने वोट दिया। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं करते। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए। भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष दिया गया है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है और भारत में म्यूट करिए। ठीक है, अब देखिए भारत में पिछले 50 साल में ये जो मतदान का प्रतिशत रहा है ये कैसा रहा है, या तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर गया है, गिरा नहीं है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर, कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग, हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। अमेरिका में क्या उल्टा है कि वहां पे गरीब लोग नहीं, अमीर लोग ज्यादा वोट देते हैं। ये ध्यान रखना। भारत में गरीब लोगों का प्रतिशत देखेंगे, गरीब, कमजोर, निरक्षर लोगों का प्रतिशत देखेंगे तो ज्यादा देखने को मिलता है। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तुलना करनी होगी तब आप ये सारी चीजें बोल सकते हैं। तीसरा क्या है, भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है,
क्या आपको लगता है उस आपकी वोट से फर्क पड़ता है? आप साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी निभाई थी। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। 2004 की बात है ये, 14 या 19 की बात नहीं है। उनका प्रतिशत था 2004 में 32, 21% 99 में देखा गया, 98 में 13, 96 में देखा गया तो 8%। ठीक है। एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, याद रखना है। 6 साल या 65 साल इसका कार्यकाल होता है। ठीक है। इसके अलावा देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। उसको मतलब निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। ओके। अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग जो था सिर्फ एक सदस्यीय हुआ करता था। बहुसदस्यीय निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? किसी को कोई आइडिया है क्या? 1950 में, 1989 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। लगातार निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय कब बना, कब से लगातार बहुसदस्यीय निकाय के रूप में स्थापित है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। 90 में चुनाव होने के बाद जब चुनाव हुआ फिर उसको हटा दिया गया, एक सदस्यीय बनाया गया। 93 में फिर से बहुसदस्यीय बना दिया गया था। 6 साल या 65 साल इसकी उम्र होती है, मतलब कार्यकाल इनका होता है। इनमें से जो भी पहले आ जाए, इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के अनुसार मुख्य जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपनाया जाता है। लेकिन कितने आधारों पर इनको पहले हटाया जा सकता है, कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? 2 आधार है उसके लिए, दुर्व्यवहार और अक्षमता। दुर्व्यवहार और अक्षमता, ठीक है। ध्यान रखना, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है इनके पद से। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना भाई। इनके काम वाम के बारे में पता होगा आप लोगों को। मतलब टिकट बांटने, मतलब जो निशान होता है, चुनाव निशान, उसको बांटने से लेकर चुनाव निपटाने तक, मतगणना करने तक की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है ना। ओके, जी सर। ये इतना इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, ये सब हम पढ़ लिए, हम सब लोगों की भागीदारी भी हम सब देख लिए थे, है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती क्या है? गुड इवनिंग सर। परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है ना। समय समय पर निर्वाचक नामावली भी तैयार करता है। निर्वाचन तिथि समय सारणी का निर्धारण करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने से लेकर चुनाव चिन्ह के मामले में हुए विवाद का भी समाधान करना निर्वाचन आयोग का ही काम है। ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था, विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति करने का काम भी निर्वाचन आयोग का ही है। संसद विधानमंडल सदस्यों की निरर्हता के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। राष्ट्रपति को सलाह देंगे कब? जब संसद की बात होगी। राज्य विधानमंडल की जब बात आएगी तो राज्यपाल को सलाह देते हैं। अनियमितता के आधार पर चुनाव रद्द कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर उप निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं, जो सिविल सेवा से लिए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, जो उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर, वो सिविल सेवा वाले होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, और एक चीज इसमें और याद रख लेना, राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करते हैं, और जिनकी नियुक्ति राज्य सरकारों की सलाह पर की जाती है।
जो राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनकी सहायता करते हैं, और ये जो होता है ये राज्य सरकार की सलाह पर ही कहते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं भाई? इन बातों से हम एक सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, उसी लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही। संभव है हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो, कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर गलत तरीकों से जीते भी हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगती है। क्या लोग पूरी समझदारी सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? ठीक है, क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की भी कल्पना कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमा और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने दिया है, जैसे कुछ मुद्दे हैं, ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत होगी, उससे ज्यादा मजबूत रहती है, ये बात सही है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। तो अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से ही होते हैं। कोई निर्दलीय उम्मीदवार अगर है तो आप उसके बारे में देखेंगे तो उसके पीछे किसी न किसी पार्टी का व्यक्ति लग जाएगा। क्यों लगेगा? बैठ जाए, अपना टिकट वापस ले ले, उसको कुछ पैसा भी दे दिया जाएगा, ऐसा भी होता है। निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। ठीक है, ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय हैं। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलाव की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? चुनाव सुधार से संबंधित एक समिति बनाई गई थी, नाम किसी को पता है उस समिति के बारे में? अब यहाँ पे ये चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, यहाँ पे देखिए निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। आचार संहिता क्या है, ये है। अब इसके प्रश्न देखिए दिए गए हैं। चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है, बताइए। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। इसमें कौन सा सही उत्तर नहीं? अपने पसंद की नीतियां बना सकते हैं, नंबर गलत है पसंद की नीतियां नहीं बना सकते हैं। अच्छा, ये वाला सही होगा, ये वाला लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। यही तो गलत होगा। भारत का चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। बताओ इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? सर जनादेश का मतलब क्या हुआ? ए गलत होगा सर, ए। ये भी सही है, ये भी सही है। जनादेश का मतलब होता है जनता ने उनको वोटिंग तो किया है, लेकिन जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया था, इसलिए उनकी सरकार नहीं बनी। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं, कोई लेना देना नहीं। अगला प्रश्न है मिलान करना। इसमें समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है। क्यों जरूरी है नवीनीकरण? समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिल सके, हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए होंगे जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था, तो पहले वाले को हम डी वाले से मिला देंगे, मतलब चौथे से मिला देंगे, है ना? हो गया। इसका ये है, पहले हम इसको मिला देते हैं इससे। दूसरा है कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, ताकि क्या है? ताकि समाज के हर तबके को समुचित प्रतिनिधित्व। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है, ताकि हर व्यक्ति को एक अपना प्रतिनिधित्व का समान अवसर। चलो,
सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, इसलिए, है ना?